E57 हिंदी। इतनी दूर जाने की जरूरत है? नार्था ने भौहें उठाईं। मैं बस सावधानी बरत रहा हूं। रूई ने जवाब दिया। मैं समझ गया। वाकई सावधान रहना होगा। ये व्यक्तिगत रूप से शर्म की बात है, लेकिन मैं इन शर्तों को स्वीकार करता हूं। नार्था ने जवाब दिया। और कुछ? रूई ने कुछ देर सोचा। ये लड़ाई की आवृत्ति का मामला है। रूई ने कहा, मैं रोजाना लड़ना नहीं चाहती। हालांकि, मैं इस समय लड़ाई की सटीक आवृत्ति के बारे में अनिश्चित हूं। रूई को अभी ये तय करना था कि उसे अपने दूसरे मिशन कब पूरे करने हैं। वह झगड़ों की बहुत ज्यादा आवृत्ति स्वीकार नहीं करना चाहता था, अन्यथा वह अपने दूसरे मिशन पूरे नहीं कर पाएगा। मुझे इस मामले पर काफी विचार करना होगा। उन्होंने कहा, मैं इस मुद्दे पर जल्द ही आपसे बात करूंगा। यह कोई समस्या नहीं है। आप मुझे बस एक पत्र या क्रिस्टल संदेश भेज सकते हैं। उसने उत्तर दिया, क्रिस्टल गूढ़ तकनीक का जिक्र करते हुए, जिसका उपयोग समाज के मध्यम और उच्च वर्गों में दूर से संवाद करने के लिए किया जाता था। करूंगा, रूई ने जवाब दिया। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नार्था ने मुस्कुराते हुए कहा और उठते हुए हल्के से प्रणाम किया। दुर्भाग्य से, मुझे कुछ काम जल्दी निपटाने हैं, इसलिए मुझे हमारी बातचीत को यहीं खत्म करना होगा। ये दुखद है। मुझे आप पर ये थोपने के लिए खेद है। रूई ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा झुककर। तो मैं विदा लेता हूँ। रूई वापस लौटते समय उन्होंने एक दूसरे को अलविदा कहा। यह मुलाकात हाजिन शहर में हुई थी, इसलिए वह घर से ज्यादा दूर नहीं था। उसने सीधे घर लौटने की योजना बनाई थी ताकि वह अनाथालय में अपने परिवार के साथ समय बिता सके। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रो। एलिस चीखी जब उसने उसे अनाथालय के अंदर से आते देखा। एलिस उसे गले लगाते हुए बाहर भागी। तुम मुझे कुचल रहे हो, रूई ने कहा। वापस स्वागत है। वह मुस्कुराई। वह उसे घसीटकर अंदर ले गई, क्योंकि वह बच्चों से घिरा हुआ था और सभी उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। बड़े भाई रूई, मुझे मार्शल आर्ट सिखाओ। मैक्स, जो रूई को सबसे अधिक प्यार करता था, ने कहा। मैं भी। माना, एक और लड़की जो रूई की मार्शल आर्ट से मंत्रमुग्ध थी, बोली। रूई ने उनके सिर थपथपाते हुए हंसते हुए कहा, ठीक है, अभी नहीं। जब रूई अंदर आए और दूसरों का अभिवादन किया तो उन्होंने मुंह बना लिया। NO12BN.C ओम। आपने मार्शल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। होरेशियो ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। ऐसा लगा जैसे कल ही की बात हो जब हम सर्दियों में जमी हुई झील पर आपको संतुलन प्रशिक्षण में मदद कर रहे थे। मीका ने आह भरी। वह बहुत आगे आ गया है। फेरियन लालच। रूई उन शब्दों पर मुस्कुराए। अगर आप सभी न होते तो मैं आज इस मुकाम पर नहीं होती। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रूई। लशारा प्रकट हुई। माँ। उसने तुरंत रूई को गले लगा लिया। मेरे प्यारे बच्चे। रूई ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए उसे कई सेकंड तक वहीं पकड़े रखा। क्या तुम ठीक महसूस कर रहे हो? तुम्हें उस प्रतियोगिता में चोट तो नहीं लगी थी? मैं ठीक हूँ माँ। वह हंसा। वे घाव बहुत पहले ही ठीक हो गए थे। हालांकि, उसे शांत करने में कुछ समय लगा। रूई, तुम्हारा स्वागत है। जूलियन मुस्कुराया। मार्शल कॉन्टेस्ट में तुम्हारे प्रदर्शन के लिए बधाई। ये देखना वाकई आश्चर्यजनक था कि पिछले 2 सालों में तुम कितनी आगे बढ़ गई हो। धन्यवाद। रूई मुस्कुराई। जल्द ही सब कुछ शांत हो गया और रूई आराम करने लगा। उसने अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताया। बिना किसी चिंता के उनके साथ आराम करना हमेशा ताजगी भरा होता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं कुछ समय से तुमसे बात करना चाहता था, रूई ने उससे कहा। जूलियन ने उसे एक जानकार मुस्कान दी। मुझे पता है। रूई ने इस पर भौहें चढ़ाईं। क्या तुम ऐसा करते हो? बेशक, जूलियन ने चाय पीते हुए कहा। अगर आप शोध आयोग को स्वीकार करते हैं तो मुझे शोध परियोजना का मुख्य शोधकर्ता नियुक्त किया गया है। रूई को यह देखकर आश्चर्य हुआ। वाह, आप इतनी जल्दी मुख्य शोधकर्ता के पद पर पहुंच गए। ये प्रभावशाली है। यह इतना भी नहीं है। जूलियन ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। तो इस मामले पर आपके क्या विचार हैं? रिकॉर्ड के लिए, आप खुलकर बोल सकते हैं। मुझे उनके सामने कुछ भी बताने की कोई बाध्यता नहीं है। ये परियोजना मेरे द्वारा प्रस्तावित नहीं की गई थी, मेरे पास अभी उस तरह का अधिकार नहीं है। जूलियन एक प्रतिभाशाली विद्वान थे, जो मात्र 2 वर्षों के अंतराल में प्रशिक्षु विद्वान से पूर्ण विद्वान बनने में सफल रहे थे। मैं समझ गया। मुझे अभी भी यकीन नहीं है, रूई ने झिझकते हुए कहा। सच कहूं तो, अभी मेरी मौजूदा स्थिति में लाभ की तुलना में नुकसान ज्यादा है। अगर मैं स्वीकार भी कर लूं, तो भी कोई भी राशि अपने आप में पर्याप्त नहीं है। जूलियन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। आपका क्या मतलब है? मुझे अनुसंधान से उतना ही लाभ चाहिए जितना संस्थान को चाहिए। अनुसंधान के सटीक मार्ग को मेरी स्वीकृति की आवश्यकता है, और मैं एकत्र किए गए सभी डेटा तक पहुंच चाहता हूं। जूलियन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे समझ में आया। मैं समझता हूं, यह आपकी सोच है। ये संस्थान के नियमों के विरुद्ध है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ भी असंभव नहीं है।
दुर्भाग्य से मेरे पास इतना अधिकार नहीं है कि मैं इस मामले को अपने हाथ में ले सकूं और आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकूं। ठीक है, रूई ने जवाब दिया था। वैसे भी मैं इसे जल्द ही स्वीकार करने की योजना नहीं बना रहा हूं। मेरे पास बहुत सारे मामले हैं जिन पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। हमेशा की तरह व्यस्त हूं। जूलियन मुस्कुराया। थोड़ा धीरे क्यों नहीं करते? आखिरकार, आपने अभी अभी मार्शल कॉन्टेस्ट खत्म किया है। क्योंकि मैंने आखिरकार मार्शल कॉन्टेस्ट पूरा कर लिया है, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूं। रूई ने जवाब दिया। अगर यह नहीं होता तो मैं जो भी काम करता, वह सब इसके कारण स्थगित हो गया है। अब समय आ गया है कि इसे पूरा किया जाए। मैं एक कदम आगे बढ़ने और उच्च लोगों तक पहुंचने का आग्रह करता हूं। उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखी क्योंकि वह तुरंत समझ गया कि रूई किस बारे में बात कर रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। पहले से ही, ज्यादातर मार्शल अप्रेंटिस बहुत बाद में इस स्तर तक पहुंचते हैं। उसने टिप्पणी की। इस मामले में मुझे सौभाग्यशाली परिस्थितियां प्राप्त हुई हैं। रूई ने चाय पीते हुए कहा। जूलियन को तुरंत ही यह एहसास हो गया कि रूई कुछ भी खास बताना नहीं चाहता था। उसने अपने भाई की निजता का ख्याल रखते हुए इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन फिर भी वह उत्सुकता से खुद को रोक नहीं सका। रूई ने अनाथालय में कुछ दिन बिताए थे। अपने परिवार के साथ समय बिताया और उन सभी से बातचीत की। उसने मैक्स और माना को मार्शल आर्ट के लिए मजेदार प्रशिक्षण देने में भी समय बिताया। आश्चर्यजनक रूप से, उसने पाया कि शायद मार्शल आर्टिस्ट बनने की उनकी इच्छा बहुत अजीब नहीं थी। मैक्स अपनी उम्र के हिसाब से काफी मजबूत और दृढ़ था, उसकी मांसपेशियां अपनी उम्र के हिसाब से उल्लेखनीय रूप से विकसित थीं और वह स्पष्ट रूप से शारीरिक रूप से गहन गतिविधियों में बहुत समय बिताता था। उसमें काफी उल्लेखनीय होने की क्षमता थी। दूसरी ओर माना उल्लेखनीय रूप से चुस्त और तेज थी। वह उल्लेखनीय रूप से फुर्तीली और अपने पैरों पर हल्की थी और गतिशील चालबाजियों में सक्षम थी। सच कहूं तो, अगर वे कठोर और गहन प्रशिक्षण से गुजरते, तो उनके पास बड़े होने पर मार्शल प्रवेश परीक्षा पास करने का एक अच्छा मौका होता। शायद वे 13 साल की उम्र में रूई की तरह इसमें सफल नहीं होते, लेकिन कम से कम जब वे बड़े हो जाते, तो यह अवास्तविक नहीं था। रूई ने याद किया कि मार्शल अप्रेंटिस के बाद सबसे शक्तिशाली उम्मीदवार वे पुराने छात्र थे जो मार्शल प्रवेश परीक्षा की आयु सीमा के करीब थे। उनकी शारीरिक बनावट और उम्र के साथ साथ कठोर दीर्घकालिक प्रशिक्षण का मतलब था कि वे उम्मीदवारों में सर्वश्रेष्ठ थे। इसके अलावा, रूई द्वारा उन्हें प्रशिक्षित करने के साथ, उनकी वृद्धि उनकी उम्र के अन्य भावी उम्मीदवारों की वृद्धि से अधिक होनी चाहिए। सबसे इष्टतम शारीरिक और युद्ध प्रशिक्षण पर दशकों के अध्ययन, सीखने, अनुसंधान और विकास ने उनकी प्रशिक्षण इंद्रियों को बहुत अधिक तेज कर दिया था। उन्हें यकीन था कि वह एक अनुकूलित लक्षित प्रशिक्षण योजना के साथ उनके शरीर और उनकी युद्ध भावना के विकास को अनुकूलित कर सकते हैं। इसके अलावा, वह उनकी मानसिकता और दृष्टिकोण को उनके मार्शल आर्ट की खोज के लिए अधिक अनुकूल बना सकता था। उन्हें खुद पर और अपने युद्ध पर आत्मनिरीक्षण करने की प्रवृत्ति विकसित करने दें। उन्हें यकीन था कि मार्शल परिवार भी कुछ ऐसा ही करते हैं, शायद अधिक गहन तरीके से। ये बताता है कि मार्शल समुदाय में मार्शल प्रशिक्षुओं की सफलता दर अधिक क्यों थी। इन मार्शल परिवारों के बच्चों को इस तरह से पाला गया था कि मार्शल प्रशिक्षु क्षेत्र में सफलता और उनके मार्शल पथों की खोज में मदद मिली। अपने परिवार के साथ कई दिन बिताने के बाद, रूई अंततः मार्शल अकादमी में वापस लौट आया। उसके पास करने के लिए बहुत सारे काम थे, इसलिए वह लंबी छुट्टी नहीं ले सका। सबसे पहले, उन्होंने 3 मार्शल परिवारों में से प्रत्येक के लिए एक नियुक्ति तय की थी, जिन्होंने उन्हें अपने परिवारों के मार्शल प्रशिक्षुओं के लिए एक स्पैरिंग पार्टनर बनने के लिए नियुक्त किया था। आज, वह कमीशन अनुबंध के विवरण को सुझाने के लिए फ्रॉयल परिवार से मिलने गए थे। जब वह विशाल भवन में पहुंचा तो एक परिचारक ने तुरंत उसकी देखभाल की और उसे मार्गदर्शन दिया। स्वागत है, प्रशिक्षु क्वार्य। उसने कहा, मास्टर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद, रूई ने उसके पीछे चलते हुए कहा। जल्द ही वे विशाल परिसर में घूमते हुए विशाल हवेली के एक हिस्से में पहुंच गए। सिर्फ आकार और भव्यता से ही रूई को पता चल गया कि यह परिवार कितना बड़ा था। हालांकि, उसे तब झटका लगा जब उसने दरवाजा खोलते ही एक नीरस लेकिन भारी उपस्थिति महसूस की। इस एहसास को पहचानते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मार्शल मास्टर, क्या आप ठीक हैं, सर? परिचारिका ने उसके चेहरे के भाव देखकर पूछा। क्या उसे ऐसा नहीं लगता? उसने सोचा, ओह, नहीं, मैं ठीक हूं। उसने स्लाइडिंग दरवाजे की ओर इशारा किया, कृपया। धन्यवाद। वह कमरे में दाखिल हुआ। मैं सही था, उसने सोचा जब उसकी नज़र कमरे में मौजूद एकमात्र व्यक्ति पर पड़ी। मार्शल मास्टर राणा फ्रियल, फ्रियल परिवार के कुलपति। मास्टर फ्रियल, रूई ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। मैं आपसे मिलकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आज आपसे इस छोटी सी बात के लिए मिलूंगा। मास्टर फ्रियल एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे, जो काफी बूढ़े थे। उन्होंने अपनी शक्तिशाली आंखों से रूई को देखा और उनके मुंह से एक पुरानी आवाज निकली। तो तुम मुझे महसूस करने में सक्षम थे? उसने रूई के शब्दों को अनदेखा करते हुए कहा।
मैंने अपनी उपस्थिति को सीमित कर दिया था ताकि मेरे आसपास के लोगों को परेशानी न हो, फिर भी तुम्हारा दिमाग इतना तेज है कि तुम मुझे पहचान पाए। मैं समझता हूँ, तो इस तरह तुमने शून्य चरण तकनीक पर विजय प्राप्त की। रूई ने कोई जवाब नहीं दिया, फिर भी सिर झुकाए रहा। वह मास्टर फ्रियल और हेडमास्टर अरोनियन के बीच का अंतर महसूस कर सकता था। एक तो हेडमास्टर अरोनियन उससे बहुत प्यार करते थे और इसलिए वह ज्यादा मिलनसार थे, उनका व्यक्तित्व सहज और जमीनी था। फिर भी उनके सामने मौजूद प्रशंसित मार्शल आर्टिस्ट अलग था। रूई को गहरे गर्व और तीखे स्वभाव का आभास हो रहा था। यह एक ऐसा व्यक्ति था जो उसके प्रति कोई विशेष सद्भावना या कोई दायित्व नहीं रखता था। रूई को सहज रूप से खतरे का गहरा एहसास हुआ। उसे निश्चित रूप से अपने कार्यों और कथनों में सावधानी बरतने की आवश्यकता थी। बैठो, मास्टर फ्रियल ने कहा। नहीं, उसने आदेश दिया। उसका स्वर दबंग था। एक ऐसे प्राणी के रूप में जो ऊपरी मार्शल क्षेत्र में पहुंचा था, उसे पूरी उम्मीद थी कि रूई उसकी बात सुनेगी। हवेली की भव्यता के बावजूद मार्शल मास्टर के कमरे बहुत ही साधारण थे। अपने अत्यधिक गर्व और दबंग स्वभाव के बावजूद वे एक सादगीपूर्ण और पवित्र जीवन शैली जीते थे। रूई मार्शल मास्टर के सामने घुटने मोड़कर मेज पर जमीन पर बैठ गई। लगता है अरोनियन सही थे। आप खास हैं, उन्होंने टिप्पणी की। तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो। रूई ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। मैं किसी की चापलूसी नहीं करता। उसने संकीर्ण आंखों से स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। तुम्हारे बारे में मेरा मूल्यांकन सटीक और योग्य है। रूई ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उलझन में था। अनुबंध के बारे में रूई ने शुरू किया। मुझे सप्ताह में 7 घंटे की दर से कोई परेशानी नहीं है, हालांकि मैं प्रतिदिन 1 घंटे के प्रशिक्षण सत्र के बजाय सप्ताह के एक ही दिन में इसे पूरा करना चाहता हूं। मैं स्वीकार करता हूं, उसने नकारात्मक ढंग से उत्तर दिया। धन्यवाद, गुरुजी, रूई ने उत्तर दिया और फिर चुप हो गई। इस छोटी सी बात को निपटाकर मास्टर फ्रियल ने कहा, युवक, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। उसने रूई की आंखों में एक भारी शक्तिशाली नजर से देखा जिससे रूई की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। फायर सेक्ट में शामिल हो जाओ। तुम मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से हमारे रैंक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किए जाने के योग्य हो, और मैं फ्रियल परिवार की ओर से शपथ ले सकता हूं कि हम इसे आपके समय के लायक बना देंगे। को कुछ हद तक इसकी उम्मीद थी। शुक्र है कि मास्टर अरोनियन ने मार्शल संप्रदायों के मामले के बारे में उसे पहले ही बता दिया था। मुझे लगता है कि हेडमास्टर अरोनियन ने आपको मार्शल संप्रदायों के मामले के बारे में पहले ही सूचित कर दिया है, सही है? उसने स्पष्ट रूप से पूछा। वास्तव में उन्होंने ऐसा किया है, रूई ने जवाब दिया। दुर्भाग्य से मुझे अभी भी नहीं लगता कि मेरे पास पूरे मामले की पूरी समझ है। वास्तव में रूई को मामले की पूरी समझ हो गई थी, लेकिन बेहतर समझ हासिल करने के लिए अधिक जानकारी जुटाने में कोई बुराई नहीं थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया, सभी मार्शल आर्ट तकनीकों और प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का आधे से थोड़ा अधिक हिस्सा मार्शल यूनियन के अनुसंधान और विकास विभाग से आता है। शोध और विकास के क्षेत्र में निधियों और संसाधनों का आवंटन संघ परिषद द्वारा नियंत्रित कॉकस में तय किया जाता है, जिसके बाद मतदान सत्र होता है, जहां परिषद बजट विधेयक के मसौदे को पारित कर देती है, यदि उसे परिषद के मार्शल काउंसिलर्स के 75% से अधिक वोट मिलते हैं। बजट मसौदा विधेयक को व्यापक रूप से संशोधित और परिष्कृत किए जाने से पहले प्रस्तावित किया जाता है, जो इस बात पर आधारित होता है कि कौन से आवंटन मार्शल यूनियन के लिए सबसे इष्टतम होंगे, संघ परिषद में आयोजित नियंत्रित कॉकस में, जब तक कि इसे पारित किए जाने के लिए न्यूनतम वोटों की संख्या तक नहीं पहुंच जाती। संप्रदाय बजट के आवंटन पर समान विचारों और हितों वाले लोगों के अर्धौपचारिक समूह हैं जो अपने इच्छित बजट आवंटन को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों से एक साथ काम करते हैं, जैसे कि उन मार्शल कलाकारों की संख्या बढ़ाना जो उन तकनीकों का उपयोग करते हैं जिन पर वे अधिक शोध करना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक पूंजी बढ़ाने के लिए अधिक शक्तिशाली मार्शल कलाकारों को शामिल करना, आदि। फायर सेक्ट आक्रामक तकनीकों और प्रशिक्षण के लिए अधिक बजट आवंटन के लिए ठीक यही करता है। वह कुछ देर रुका और रूई की ओर देखने लगा। क्या कोई बात है जो तुम समझ नहीं पाए? उसकी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ गईं, मानो वह रूई को हाँ कहने के लिए चुनौती दे रहा हो। रूई ने घबराकर कहा, नहीं, मास्टर। रूई को हेडमास्टर अरोनियन और मास्टर फ्रियल के बीच का अंतर बहुत बड़ा लगा। हेडमास्टर अरोनियन एक सहज स्वभाव वाले सेवानिवृत्त बूढ़े मार्शल मास्टर थे, जिन्हें बातचीत में इधर उधर की बातें करना पसंद था, जबकि मास्टर फ्रियल अभी भी मैदान में एक सक्रिय मार्शल मास्टर थे। उनके पास रूई के लिए बहुत कम धैर्य था और वे जितनी जानकारी देना चाहते थे उसे उतना ही संक्षिप्त कर देते थे। अच्छा, ये सब कुछ है जो आप जैसे मार्शल अप्रेंटिस को जानना चाहिए, उसने स्पष्ट रूप से कहा। आपका जवाब क्या है? जवाब दो। रूई ने अपना सिर झुकाया। हमारे निमंत्रण पर, उसने भावशून्यता से कहा। रूई की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या वह मुझसे इसी क्षण निर्णय लेने की अपेक्षा करता है? ओह, मुझे डर है कि मैं तुरंत कोई निर्णय नहीं ले पाऊंगा, गुरुजी। रूई ने कहा, कृपया मुझे इस पर विचार करने के लिए कुछ समय दें। तो ठीक है।
क्या मैं जान सकता हूं कि अग्नि संप्रदाय में शामिल होने से मुझे क्या लाभ होगा? मुझसे क्या करने की अपेक्षा की जाएगी, तथा बदले में मुझे क्या लाभ प्राप्त होंगे? आपसे आक्रामक तकनीकें सीखने की अपेक्षा की जाएगी, हालांकि बदले में आपको आक्रामक तकनीकें बहुत कम कीमत पर मिलेंगी। उन्होंने जवाब दिया, आपको कुछ आक्रामक तकनीकों तक पहुंच प्राप्त होगी जो सामान्य रूप से आसानी से प्राप्त नहीं की जा सकती हैं, और आपको उन विशेषज्ञों से प्रशिक्षण प्राप्त होगा जिनसे आप सामान्य रूप से सीख सकते हैं। मैं समझ गया, रूई ने जवाब दिया। ये बहुत लुभावना था, वह झूठ नहीं बोल सकता था। फिर भी कुछ चिंताएं थीं। आपने कहा कि मुझसे आक्रामक तकनीकें सीखने की अपेक्षा की जाएगी। क्या होगा अगर जिस हद तक मुझसे आक्रामक तकनीकें सीखने की अपेक्षा की जाती है वह मेरे मार्शल पद से टकराती है? वह एक ऑलराउंडर थे। वह अपनी मार्शल आर्ट को आक्रमण की दिशा में बहुत ज्यादा नहीं झुकने देते थे। अगर यह बहुत ज्यादा अलग हो जाता है तो आपको संप्रदाय से बाहर कर दिया जाएगा। आखिरकार अग्नि संप्रदाय आक्रामक मार्शल कलाकारों के लिए है। अगर आप आक्रामकता पर अपना जोर नहीं बढ़ाते हैं तो आपको आमंत्रित करने का कोई मतलब नहीं होगा। NO12BN.com। रूई को संदेह था कि ऐसा ही होगा। संप्रदायों ने अपनी तकनीकों का उपयोग करके मार्शल कलाकारों की आबादी में वृद्धि की। अधिक आबादी का मतलब होगा कि उस विशेष क्षेत्र में अनुसंधान से अधिक संख्या में लोगों को लाभ होगा, और इसका अर्थ वार्षिक बजट आवंटन बिल में अनुसंधान के लिए पूंजी का अधिक आवंटन होगा। हालांकि अगर रूई ने अपने द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आक्रामक तकनीकों की संख्या में वृद्धि नहीं की, तो वह विशेष रूप से आक्रामक तकनीकों का उपयोग करके आबादी में योगदान नहीं दे रहा था, जिसका मतलब था कि वह वास्तव में कुछ भी योगदान दिए बिना संप्रदाय में होने के सभी लाभ प्राप्त कर रहा था। अगर ऐसा होता तो संप्रदाय उसे शामिल होने की अनुमति नहीं देते। संप्रदाय के अनुरूप उसे अपनी मार्शल आर्ट को बदलने की आवश्यकता होगी। मार्शल संप्रदाय के लिए अपनी मार्शल आर्ट को बदलने का विचार ही उसे अंदर से घृणास्पद लगता था। वह अपनी मार्शल आर्ट और मार्शल पद को इस तरह से कलंकित करने के बजाय मरना पसंद करेगा। फिर भी लाभ आकर्षक थे। अगर वह इसका कोई रास्ता खोज पाता तो यह अविश्वसनीय रूप से उत्तम होता। फिलहाल उसने मामले को एक तरफ रख दिया, उसके पास अभी भी बहुत सारे विचार थे। उसने मास्टर फ्रियल से भी बात करना समाप्त नहीं किया था। मास्टर, आपने बताया कि आधे से ज्यादा तकनीकें और प्रशिक्षण मार्शल यूनियन के अनुसंधान और विकास विभाग से आते हैं। रूई ने उनसे पूछा, बाकी तकनीकें कहां से आती हैं? मार्शल कलाकारों से, बेशक, मास्टर फ्रियल ने उत्तर दिया। मार्शल आर्ट के लिए व्यक्तित्व और मौलिकता की आवश्यकता होती है। इसे अलग करने के लिए अद्वितीयता। तभी आप किसी और द्वारा बनाए गए मार्ग के बजाय अपने खुद के मार्ग पर चल सकते हैं। मार्शल कलाकार जो अपनी खुद की तकनीक बनाते हैं, वे अपनी मार्शल आर्ट की वैयक्तिकता के संबंध में बड़े कदम उठाते हैं और अक्सर क्रेडिट और अन्य लाभों और विशेषाधिकारों की एक बड़ी राशि के बदले में मार्शल यूनियन को अपनी मूल तकनीकों को वितरित करने के लिए लाइसेंस बेचते हैं। इन तकनीकों को फिर मौजूदा तकनीकों के पुस्तकालय में जोड़ा जाता है जिसे आपके जैसे अन्य मार्शल कलाकार खरीद सकते हैं और महारत हासिल कर सकते हैं। अक्सर मार्शल कलाकार तकनीकों और इस तरह के निर्माण के लिए मार्शल यूनियन के अनुसंधान और विकास विभाग के साथ सहयोग करते हैं। तारांकन 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 तारांकन। कल और परसों शायद अध्यायों की गति धीमी हो जाएगी। मैं अगले दिनों में अतिरिक्त अध्याय जारी करूंगा, इसलिए चिंता न करें। की आंखें दिलचस्पी से ऊपर उठीं। उसके लिए वॉइड एल्गोरिथम के कम संस्करण को मार्शल यूनियन को उन चीजों के लिए बदलना संभव था जिनकी उसे भविष्य में वास्तव में जरूरत थी। जहां तक सामर्थ्य की बात है, वॉइड एल्गोरिथम बहुत आसानी से ग्रेड 10 स्तर की तकनीक थी। जहां तक कठिनाई और शक्ति की बात है, रूई को आश्चर्य हुआ कि वॉइड एल्गोरिथम के कम संस्करणों के बदले में उसे क्या मिलेगा। मेरी बेटी को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करो। मास्टर फ्रियल, परिवार का मुख्य बटलर अनुबंध के मामले को संभालेगा। रूई ने सिर हिलाया। हमारा समय यहीं समाप्त होता है, मास्टर फ्रियल ने उससे साफ कहा। चले जाओ। रूई उठी और कमरे से बाहर जाने से पहले झुककर प्रणाम किया। उसे बहुत कुछ सोचना था। जाने से पहले उसने जल्दी से अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। वह तुरंत साप्ताहिक प्रशिक्षण शुरू कर देगा। उन्हें जो बात दिलचस्प लगी वह ये थी कि उनकी बेटी रावा मार्शल अकादमी शाखा में पढ़ती थी। यह उनके लिए थोड़ा अजीब था, लेकिन तकनीकी रूप से रूई ने सोचा कि अगर वह किसी मिशन के लिए है तो वह अन्य मार्शल अकादमियों में प्रवेश कर सकता है। इससे उन्हें थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वह हाजिन शाखा के छात्र होने के बावजूद अन्य मार्शल अकादमियों में एक स्पैरिंग पार्टनर के रूप में भाग ले रहे थे। इसके अलावा, अगर वह रावा शाखा में है, रूई ने सोचा, मैं अर्जुन एरिगेसी से मिल सकता हूं। अर्जुन एरिगेसी मार्शल प्रतियोगिता में रावा शाखा के प्रतिनिधि थे। प्रतियोगिता के पहले दौर की शुरुआत से पहले रूई ने उनसे सिर्फ एक बार मुलाकात की थी। इसके अलावा ऐसा ही कुछ अन्य मार्शल प्रशिक्षुओं के साथ भी होने की संभावना थी, जिनके साथ उसे युद्ध में भागीदार के रूप में काम करना था। उसे आश्चर्य हुआ कि वे मार्शल अकादमी की किस शाखा से संबंधित थे।
फ्रॉयल परिवार के साथ अपना व्यवसाय समाप्त करने के बाद वह अकादमी के लिए रवाना हो गया। उसके पास अभी भी डिस्टाक और श्रमिक परिवारों से 2 और स्पैरिंग पार्टनर व्यक्तिगत कमीशन थे। वह अपने विवरणों को सुझाने के लिए दोनों से मिलने का इरादा रखता था, और उन्होंने ऐसा ही किया। अगले कुछ दिनों में वह उन दोनों से मिलने गया। लगभग अप्रत्याशित रूप से दोनों मार्शल परिवारों के मास्टर्स ने उसे क्रमशः पृथ्वी और बिजली संप्रदायों में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। हालांकि उन्होंने मास्टर फ्रियल की तुलना में इसे अलग तरीके से किया, लेकिन उन्होंने जो पेशकश की वह प्रभावी रूप से एक ही थी। रक्षात्मक तकनीकों के प्रति कुछ अधिक प्रतिबद्धता के बदले में। मास्टर गिलियन डिस्टाक ने उससे कहा था, हम आपको कम लागत पर अधिक मात्रा में तकनीक, संसाधन, लाभ और विशेषाधिकार प्रदान करते हैं। यदि आप हमारा प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो निस्संदेह आपकी रक्षा बढ़ेगी, जो आपका सबसे मजबूत पैरामीटर बन जाएगा। आपकी जान बचाई जा रही है। पृथ्वी संप्रदाय में शामिल हों। इसके अलावा आप एक अद्वितीय और शक्तिशाली मार्शल आर्ट के साथ एक दुर्लभ प्रतिभा हैं। मास्टर वर्लेन शमिक ने उन्हें एक अलग अवसर पर बताया था जब वे शमिक परिवार से मिलने गए थे। हम आपको विशेष रूप से एक निश्चित राशि का विशेषाधिकार देने के लिए तैयार हैं। लाइटनिंग सेक्ट निस्संदेह आपकी गति और पैंतरेबाजी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने में मदद करेगा। आपके पास पाने के लिए बहुत कुछ है और खोने के लिए बहुत कम है। दोनों मास्टर्स ने ईमानदारी का परिचय दिया, लेकिन जब रूई उनके अनुरोधों को स्वीकार करने के लिए उत्सुक नहीं दिखी, तो वे बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए। वे बस यही चाहते थे कि रूई उन मार्शल अप्रेंटिस का ख्याल रखे जिन्हें वह प्रशिक्षित करेगा, और उस पर और दबाव नहीं डाला। बेशक रूई उनके दृष्टिकोण को अच्छी तरह से समझता था, जबकि वह शायद उनकी नज़र में संभावित संपत्ति का वादा कर रहा था। दिन के अंत में वह केवल एक मार्शल प्रशिक्षु था। अग्नि, पृथ्वी और बिजली संप्रदाय मार्शल यूनियन के 3 सबसे बड़े मार्शल संप्रदाय थे, क्योंकि वे युद्ध में आक्रमण, रक्षा और गति को शामिल करते थे। फिर भी रूई ने मार्शल मास्टर्स के स्पष्टीकरण से मार्शल संप्रदायों की राजनीति के बारे में बहुत कुछ सीखा। शुरुआत के लिए मार्शल संप्रदायों के बीच संबंध बिल्कुल सीधे साधे नहीं थे। यह जरूरी नहीं कि प्रतिस्पर्धी भी हो, ये सब उन क्षेत्रों के बीच संबंधों पर निर्भर करता था जिनके लिए संप्रदाय अनुसंधान की वकालत करते थे। जाहिर है, ऐसे छोटे उप संप्रदाय थे जो बड़े क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले छोटे क्षेत्रों की वकालत करते थे। मुट्ठी संप्रदाय जैसे क्षेत्र जो मुट्ठी मारने की तकनीकों पर शोध की वकालत करते थे। तार संप्रदाय अग्नि संप्रदाय का एक उप संप्रदाय था जो हथेली केंद्रित तकनीकों की वकालत करता था। जाहिर है, ये संप्रदाय आक्रामक तकनीकों के लिए बजट आवंटन को सुरक्षित करने के लिए अग्नि संप्रदाय के तहत एक साथ आए थे। हालांकि एक बार आक्रामक तकनीकों के लिए बजट आवंटन सुरक्षित हो जाने के बाद वे तुरंत एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगे कि किस उप संप्रदाय को नया आक्रामक तकनीक आवंटन के लिए बड़ा हिस्सा मिलेगा। जाहिर है, सभी व्यापक और बड़े संप्रदायों में एक जैसी बात घटित हुई। फिर ऐसे संप्रदाय भी थे जो परस्पर अनन्य नहीं थे। उदाहरण के लिए, अग्नि संप्रदाय और ग्रैपलिंग संप्रदाय आक्रामक ग्रैपलिंग तकनीकों के मामले में कुछ हद तक ओवरलैप थे। ऐसे कई सत्ता संघर्ष थे जो ऐसे कारणों से गतिरोध में थे। यह एक गड़बड़ और जटिल रिश्ता था। सच कहूं तो कुछ हद तक रूई मार्शल संप्रदायों से पूरी तरह दूर रहना चाहता था। मार्शल संप्रदायों से जुड़ना एक थका देने वाला मामला लगता था। ये खास तौर पर तब होता था जब इसमें शामिल होने की कोई निश्चित आवश्यकता नहीं होती थी। भले ही वह उनका हिस्सा न भी हो, फिर भी वह कड़ी मेहनत कर सकता था और मार्शल यूनियन से पुराने ढंग से तकनीकें खरीद सकता था। एकमात्र चीज जो उसके पास नहीं होगी, वह है अनेक लाभों और सुविधाओं की संभावना जो उसके विकास में तेजी लाने में सहायक हो सकती थी। फिर उनके तटस्थ मार्ग और संप्रदायों की उनसे यह अपेक्षा के बीच हितों के टकराव का मामला था कि वे अपने संप्रदाय की तकनीकों को दूसरों की तुलना में अधिक महत्व दें। रूई ने अपना सिर हिलाया, वह ऐसा नहीं करेगा। उन्होंने एक और बात की पुष्टि की कि कोई भी संप्रदाय सर्वांगीण नहीं है। बेशक ये समझ में आता है और उन्होंने इसकी भविष्यवाणी की थी। आखिरकार एक संप्रदाय जो सभी क्षेत्रों और तकनीकों के अनुसंधान की वकालत करता है, वह एक अर्थहीन और निरर्थक संप्रदाय है। संप्रदाय अन्य क्षेत्रों की तुलना में विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान आवंटन की वकालत करते हैं। एक सर्वांगीण संप्रदाय सभी क्षेत्रों की वकालत करेगा, न कि एक क्षेत्र की तुलना में दूसरे क्षेत्र की। शायद मैं किसी दिन अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अपना स्वयं का संप्रदाय बना सकूं। उसने मन ही मन सोचते हुए जोर से कहा, फिर हंसते हुए और इस विचार पर अपना सिर हिलाते हुए। रूई अपना खुद का संप्रदाय बना रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। स्टिंग हवा में उड़ता हुआ सीटी बजाता हुआ 6 भुजाओं वाले गोरिल्ला के शरीर के अंदरूनी अंगों में जा घुसा। गोरिल्ला रूई पर बेतहाशा झपट्टा मारते हुए चिल्लाया। हूश। रूई ने सहजता से उस प्रहार को टाल दिया और उनके बीच की दूरी को कम कर दिया। धमाका। एक शक्तिशाली फ्लोइंग कैनन हमला गोरिल्ला के घाव पर टूट पड़ा। गोरिल्ला दर्द से चिल्लाने लगा और डर और दर्द से भाग गया। रूई आगे बढ़ा तो अचानक उसे एक पारदर्शी पेड़ दिखा।
रूई ने भौहें उठाईं और उसकी अजीबोगरीब विशेषताओं को ध्यान से देखा। पेड़ ऐसा लग रहा था जैसे वह कांच का बना हो। उसकी नज़र लटके हुए फलों में से एक पर पड़ी। उसने तुरंत उन सभी को तोड़ लिया और उसे एक विशेष कंटेनर में रख दिया। मुझे लगता है कि मिशन पूरा हो गया। उन्होंने बुदबुदाते हुए मिशन ट्रैकर डिवाइस निकाला और मिशन पूरा होने का बटन दबाया, फिर उसे वापस रख दिया और वापस चल पड़े। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह उन शिकार आदेशों में से एक था जो उन्हें प्राप्त हुआ था और जिसे उन्होंने स्वीकार करने का फैसला किया था। ग्लास सेब की खरीद का मिशन, एक मूल्यवान गूढ़ संसाधन जो मंटियन क्षेत्र में हाजिन शहर के दक्षिण में जलवन वन में मौजूद था। कांच के सेब एक गूढ़ संसाधन थे जिनका उपयोग प्रीमियम उच्च श्रेणी के उपचार औषधि के उत्पादन में किया जाता था। कमीशन एक औषधि कंपनी से आया था जो उसे कांच के सेब खरीदने के लिए काम पर रखना चाहती थी क्योंकि जलवन वन के दिल का खतरा स्तर प्रशिक्षु क्षेत्र में था। वह हाजिन शहर की ओर वापस चला गया। 3 मार्शल परिवारों के साथ स्पैरिंग पार्टनर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हुए 5 दिन बीत चुके थे। आज इस मिशन का पहला दिन होने वाला था। वह स्पैरिंग प्रशिक्षण की एक लंबी अवधि शुरू करने के लिए रावा मार्शल अकादमी शाखा में जा रहा था। उनके प्रशिक्षण साथी का नाम सिएरा फ्रियल था, जो मार्शल मास्टर राना फ्रियल की बेटी थी। किसी कारण से उन्हें उसके बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई थी। उन्होंने कंधे उचका दिए, सच कहूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 घंटे के भीतर वह हाजिन शहर पहुंच गया और आधे घंटे में वह निर्धारित ड्रॉप ऑफ स्थान पर पहुंच गया, जो कंपनी की एक शाखा थी। प्रशिक्षु कार्य। एक सहायक ने गहराई से सिर झुकाया। सफलतापूर्वक समापन के लिए धन्यवाद। अध्यक्ष विलियम के प्रति मेरी शुभकामनाएं व्यक्त करें। रूई ने जाने के लिए उठने से पहले सिर हिलाया। चेयरमैन आपसे साझेदारी समझौते के बारे में बात करना चाहते थे। सहायक ने उससे कहा। दुर्भाग्य से, मैं बाकी दिन व्यस्त रहूंगा। कृपया उसे मेरा खेद बता दें। रूई ने तुरंत मुड़कर हवा की तरह चलते हुए अपनी दोनों पैंतरेबाजी तकनीकों को सक्रिय कर दिया। उसे शहर के मुख्य जिलों में मार्शल अकादमी तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। प्रशिक्षु कार्य। वापस आते समय एक निरीक्षण अधिकारी ने उनका स्वागत किया। हमने क्लाइंट के साथ मिशन पूरा होने की पुष्टि कर ली है। कृपया मिशन के बाद के प्रोटोकॉल को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन करूंगा। रूई ने सिर हिलाया और आवश्यक रिपोर्ट और कागजात भरने के लिए आगे बढ़ा। यह मिशन का एक हिस्सा था जो उसे सबसे ज्यादा नापसंद था, लेकिन दुर्भाग्य से ये बहुत जरूरी था। एक बार जब उसने ये काम पूरा कर लिया, तो वह तुरंत अपने छात्रावास की ओर चल पड़ा। नग्न होकर उसने अपनी पसीने से लथपथ वर्दी बिस्तर पर फेंक दी। वह नहाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। वह मार्शल अकादमी की दूसरी शाखा में जाने वाला था। वह मार्शल प्रतियोगिता में हाजिन शाखा का प्रतिनिधि था। मार्शल समुदाय की नज़र में यह काफी बुरा था कि वह एक आम आदमी था। उसने शर्त लगाई कि पसीने से लथपथ और गंदे दिखने से उसका काम और भी खराब हो जाएगा। ये देखते हुए कि फ्रॉइल परिवार में कितनी प्रतिष्ठा और गौरव था, उसे आश्चर्य नहीं होगा अगर सिएरा फ्रॉइल एक अहंकारी, घमंडी और अभिमानी लड़की थी। फिर भी नौकरी तो नौकरी ही थी। वेतन बहुत अच्छा था और वह दूसरों के लिए एक अच्छी ट्रेनिंग और स्पैरिंग पद्धति के रूप में वॉइड एल्गोरिदम की दक्षता का परीक्षण करने के लिए उत्सुक था। जल्द ही उन्होंने सारी व्यवस्थाएं कर लीं और मार्शल अकादमी की रावा शाखा के लिए निकल पड़े। शाखा तक पैदल जाना उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि यह बहुत दूर थी, इसलिए उन्होंने मार्शल अकादमी द्वारा उपलब्ध कराए गए परिवहन का सहारा लिया। रावा शाखा मंटियन क्षेत्र से काफी दूर थी। परिवहन ने यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बना दिया। यह एक अर्ध घोड़ा गाड़ी और अर्ध मोटर चालित वाहन था जो उल्लेखनीय रूप से तेज था। रूई इस बात से प्रभावित थे कि इस दुनिया की गूढ़ तकनीक मोटर चालित तकनीक की अनुमति देती है। उन्होंने याद किया कि शाही कब्जा और बचाव मिशन के लिए कैंड्रियन जांच ब्यूरो ने पूरी तरह से मोटर चालित वाहनों का उपयोग किया था। उस समय वह व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण जीवन या मृत्यु मिशन पर इतना केंद्रित था कि मामले पर पूरी तरह से विचार नहीं कर पाया। ऐसा लगता था कि यह सर्वव्यापी नहीं था। हालांकि ज्यादातर मामलों में समाज के निचले तबके में मनुष्य द्वारा खींची जाने वाली रिक्शा का चलन था, जबकि समाज के उच्च वर्गों के लिए घोड़े द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियां आदर्श थीं। और ऐसा लगता था कि मोटर चालित तकनीक या तो बहुत अव्यावहारिक थी या बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए अव्यावहारिक थी, या शाही परिवार और कुछ हद तक मार्शल यूनियन की स्वामित्व वाली तकनीक थी। बहरहाल, ये काफी तेज था और कुछ ही घंटों के अंतराल में वह पहले से ही कैंड्रियन साम्राज्य के फ्रिक्स्टल क्षेत्र में रावा शाखा में पहुंच गया था। रूई तुरंत उतर गया और अपनी आंखों के सामने विशाल अकादमी को निहारने लगा। ऐसा लग रहा था कि रावा शाखा हाजीब शाखा से कम प्रभावशाली नहीं थी। भेंट का उद्देश्य क्या है? गार्डों ने पूछा। मिशन, रूई ने सरलता से उत्तर दिया और अपना हस्ताक्षरित और मुहर लगा मिशन बिल तथा लनज लाइसेंस निकाला तथा निरीक्षण और सत्यापन के लिए गार्डों को सौंप दिया। सब ठीक है। गार्ड ने सिर हिलाया और दस्तावेज और मिशन की वैधता की पुष्टि करने के बाद बिल वापस कर दिया। कृपया अंदर आएं। अप्रेंटिस क्वारियर।
जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, रूई ने बिना कुछ कहे मिशन का बिल उठा लिया। संरचना कमोबेश एक जैसी ही लगती है। उसने प्रवेश द्वार पर सुविधाजनक तरीके से रखे गए नक्शे को देखते हुए सोचा। संरेखण और पदनाम विवरण थोड़ा अलग था, लेकिन अन्यथा संगठनात्मक संरचना समान थी। ठीक है, तो अब मिशन शुरू करने का समय आ गया है। इमारत में प्रवेश करते हुए उसने आह भरी।